एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर ये, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक एक बात ये बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीजें इसमें चैप्टर में डिस्कस करनी है, और फिर इसके बाद हम इस चैप्टर को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिलेबस है ये आपका, इनफैक्ट +1 का एंड कॉम्पिटिशन का। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर एटॉमिक मॉडल्स हमें डिस्कस करने हैं। इसके अलावा ये काम की बात है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें डिस्कस करना है एटम का, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमें नजर भी नहीं आते, उनका किस तरह से हम रिलेट करते हैं उन पार्टिकल को एटम के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एंड जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसका क्या रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी, इसको डिस्कस करेंगे हम। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो सेल्स होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, जैसे हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डे ब्रॉगली इक्वेशन। इसके अलावा हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। क्वांटम नंबर से बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के बाद में। कुछ रूल्स हैं जो पढ़ने हैं, अफबाउ प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसके अलावा हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पुराना टाइप का लिखते हो, जैसे सोडियम है 281 लिख देते हैं, लेकिन अब ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना होगा। ऑर्बिटल्स में जो एटम्स हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नए टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ इतना हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहली बात ये है कि जो वर्ड एटम शुरुआत की थी, ये ओस्टवर्ल्ड नाम के साइंटिस्ट ने शुरू किया था इसको, जो वर्ड एटम यूज किया था सबसे पहले। उससे पहले हम पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल ये बोलते आते थे, और अलग अलग कंसेप्ट थे सारे वर्ड के। कि इतना तो सबको पता था कि कोई भी मटेरियल, मैटर बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। शुरू में ये माना जाता था कि उनको हम तोड़ नहीं सकते उन पार्टिकल्स को, लेकिन बाद में पता चला कि वो फर्दर और छोटे पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो फिर उसके बाद डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई। डेल्टन ने क्या बताया, इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये पुरानी थ्योरी है काफी, इससे कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको ब्रीफ करना जरूरी है। इसने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसने ये बताया था कि एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना बनाया जा सकता है। इनफैक्ट ये वो जो पुराने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस बेस पर ये थ्योरी दी थी डेल्टन। और एक तरीके से उन लॉज को अप्लाई करके इसने ये कंक्लूजन निकाले थे, वो जो हमने लॉज पढ़े हैं पिछले वाले चैप्टर में, कि एक पर्टिकुलर पोर्शन दूसरे एटम के पर्टिकुलर पोर्शन से एक मॉलिक्यूल बना देता है, और जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो एक डेफिनेट अमाउंट ही कंबाइन करता है, यानी एक फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन होता है। फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल ही कंबाइन हो पाते हैं। यहां से आइडिया लगाया था डेल्टन ने। सबसे पहला इसने पोस्टुलेट जो दिया था, पॉइंट जो दिया था अपनी थ्योरी का, वो ये दिया था कि
हर एक मटेरियल में, एलिमेंट में बहुत छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल को एटम कहा जाता है। ये बात बताई थी सबसे पहले, एटम वर्ड तो यूज कर दिया था ओस्टवाल्ड ने, लेकिन अपनी थ्योरी में इस वर्ड को यूज किया फिर डाल्टन ने। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो पोस्टुलेट था इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था कि ये सारे के सारे एटम्स किसी एलिमेंट के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मान लो कॉपर हमने लिया, इस कॉपर के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये बात भी हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किसी एक एलिमेंट के सब एटम एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होंगे। एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है। ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटम एंड कॉपर का एटम अलग अलग होगा। ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, लेकिन आपस में कॉपर के सब एटम एक जैसे होंगे। दुनिया में कहीं से भी कॉपर का एटम ले आओ, वो प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल एक जैसा होगा। ये मेन पॉइंट था इसका। इसके बाद उसने फर्दर और दूसरे पोस्टुलेट से दिए। एक पोस्टुलेट इसका ये था कि जो एटम है हर एक एलिमेंट का, वो एक फाइनल पार्टिकल है। हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें कुछ मास होता है, लेकिन बस एटम एटम होता है, ये डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को तोड़ देंगे हम तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट नहीं पाएगा। स्ट्रक्चरलेस बोला था उस टाइम पर उसने, जबकि ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर है इसका कुछ। ये बात आज की डेट में ट्रू नहीं है, लेकिन जो डाल्टन ने सबसे पहले ये बात बताई थी, यही बताया था कि बस एटम एटम होता है, स्फेयर की तरह होता है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है इसका। एटम है तो बस एटम। लेकिन इतने पुराने टाइम में भी ये बात बता देना कि किसी एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था और जब हम एटम को किसी भी तरह से नहीं जज कर सकते थे। हमारे पास कोई टूल ऐसा नहीं था जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते। तो डाल्टन ने बताया था कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि ये बात आज की डेट में ट्रू नहीं है। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब ये है, ये तो वही पुरानी थ्योरी है, मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी पर बेस था। हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, यानी ये मास ऐसा है, इस मास को हम डिसअपियर नहीं कर सकते। ये थ्योरी भी आज की डेट में करेक्ट नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करके बता दिया था कि मास जो है अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं उसके इक्विवेलेंट एनर्जी बन जाती है। तो आइंस्टाइन ने इस डाल्टन थ्योरी को ही डिस्कार्ड किया था। डाल्टन थ्योरी क्या कह रही थी? डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मास ना तो बनाया जा सकता है एंड कोई भी मास ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन ने बोला अगर हम किसी मास को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बराबर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसने ये रिलेशन भी दिया, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हम 1 ग्राम मास डिस्ट्रॉय करते हैं
तो इस E इज इक्वल टू mc² में m की वैल्यू 1 ग्राम रख दो, c लाइट की स्पीड रख दो, लाइट की स्पीड का स्क्वायर कर दो, तो जो एनर्जी आ जाएगी वो एनर्जी इक्विवेलेंट आ जाएगी इस मास के डिस्ट्रक्शन के, कि 1 ग्राम मास गायब होकर इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक पॉइंट बताया था डेल्टन ने, और आइंस्टाइन ने उसे बाद में मॉडिफाई किया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट दिया था डेल्टन ने, एटम ऑफ एन एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये बात हम जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एटम है, जैसे कोई क्लोरीन है, सोडियम है, ये आपस में कॉम्बिनेशन करके NaCl बना देते हैं, मॉलिक्यूल पूरा एक बन जाता है। आपस में ये किसी रीजन से कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन ये बात पहले ही बता दी थी डेल्टन ने कि एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे H2O, ये हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम एंड एक ऑक्सीजन एटम, 3 एटम ये कंबाइन हुए आपस में और इन्होंने एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। इसके अलावा इस थ्योरी का एक पोस्टुलेट ये था, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर सेम। कोई भी कंपाउंड होगा, ये भी बात हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट वाला एक हमने रूल पढ़ा था कि इसमें परसेंटेज किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो हम किसी भी मेथड से बनाएं, लेकिन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इसमें बिल्कुल सेम रहता है। गिवन कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड गिवन है, नंबर एटम्स के हमेशा सेम रहते हैं। अब कभी कोई आपसे बोलता है कि वाटर है, तो आप कहोगे H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो 1 कार्बन, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बोला तो 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट बोला तो CaCO3। फिक्स अमाउंट है एलिमेंट का, फिक्स अमाउंट, फिक्स नंबर, फिक्स नंबर। किसी गिवन कंपाउंड में एक कंपाउंड है तो वो बस फिक्स है, उसे कभी हम ऐसा नहीं कि कहीं और किसी कंट्री में जाके उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ का जो वाटर है वो वाटर सारी दुनिया में बिल्कुल एक जैसा ही होगा, H2O ही होगा। ये बड़ी एक बेसिक सी सिंपल सी बात है, पढ़ते आ रहे हो आप, ये करते आ रहे हो। अलग अलग एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये G पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशो, फिक्स रेशो में ये कंबाइन होते हैं, होल नंबर में ये कंबाइन होते हैं, इन्हीं को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हम करते आ रहे हैं CaCO3, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1 कैल्शियम। ऐसा नहीं होगा कि मैं H2O और 9.5 लिख दूं, ऑक्सीजन 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये 9.5 है, ऐसा नहीं। होल नंबर में ये एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। ये बड़ी पुरानी एक थ्योरी थी, बिल्कुल एक एटम को समझने के लिए एक क्लासिकल कंसेप्ट था, पुराना कंसेप्ट था। इस क्लासिकल कंसेप्ट के बाद धीरे धीरे करके टाइम गुजरा तो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। ये थ्योरी किसी प्रैक्टिकल पर बेस्ड नहीं थी, हाइपोथेसिस था। इसको जस्ट हम ऐसी थ्योरी को जो सोच करके दी जाती है, हम थ्योरी बोलते हैं। हम जब पर्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तब चीजें प्रूव होती हैं। तो ये तो काफी पुराने टाइम की बात है। इसके बाद जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, चैडविक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बताया कि एटम को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एटम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ पता चलता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो होता है।
बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका रिजिड एंड हार्ड होता है। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इस रिजिड पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। एटम का सारा मास इस छोटे पार्ट में होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं इसकी। और न्यूक्लियस पर चार्ज नेट मिला करके पॉजिटिव होता है। ये बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए उससे पता चला। पार्टिकल के नाम रखे गए, इलेक्ट्रॉन बोला, किसी ने उसको प्रोटॉन बोल दिया, न्यूक्लियस पार्टिकल को, न्यूट्रल को न्यूट्रॉन बोल दिया, अलग अलग पार्टिकल। ये तो तीन बड़े कॉमन पार्टिकल हैं। आज की डेट में तो बहुत सारे 22-23 पार्टिकल नए इन्वेंट हो चुके हैं जो किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें तो ये बड़े सिंपल पार्टिकल को डिस्कस करते हुए एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई, ये थ्योरी बहुत क्लासिकल एक थ्योरी थी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। ये वो पार्टिकल हैं जो मिल करके एक एटम बनाते हैं। ये तो होंगे ही होंगे दुनिया के किसी भी एटम में, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन सबसे बेसिक, सबसे सिंपल एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी दुनिया के सब एलिमेंट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों जरूर अवेलेबल होते हैं। अब सबसे पहला जो वर्क हुआ वो वर्क हुआ था इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया सबसे पहले, और चार्ज के बेस पर यह कैलकुलेशन हुई। तो जो सर जे थॉमसन थे उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो की गई वो कैथोड रेज की फॉर्म में की गई। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और जो इन्होंने कंक्लूजन निकाले वो ये निकाले कि किसी का इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 मोल का हम निकालते हैं, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.48 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर मोल। क्या मतलब है इस बात का समझ लो, समझी हुई है, बल्कि आपने पढ़ रखा है पूरा मोल कंसेप्ट। 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इकट्ठे कर लूं कहीं से, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 20,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लिए तो उनका मास कितना आ जाएगा? 5.48 डिवाइडेड बाय 10,000। सोच सकते हो कितना हो गया ये? 0.0000548 ग्राम। इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मास है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास हो गया? अगर इतने इलेक्ट्रॉन का 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मास है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में कितना आ जाएगा? 0.0000548 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? -23 ग्राम।
ग्राम में ही चल रहा है सारा कुछ। 1 2 3 4, 4 अगर मैं इधर डेसिमल करता हूं तो -4 ये हो गए, -27 तो यही हो गया। फिर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ग्राम तो ये तो नेग्लिजिबल काउंट होता है, ना के बराबर। 1 ग्राम का कौन सा वहां हिस्सा हो गया, 10⁻⁻⁻27 28 ऑर्डर का आ रहा है। अभी तो इसको नहीं सॉल्व किया, जब मैं इसको करूंगा ये भी डेसिमल में बनेगा। तो -28 ग्राम, तो ये तो नेग्लिजिबल है। यानी मास होता तो है, कुछ तो है। देखो 1 मोल का मास कितना आ रहा है, 5.48 × 10⁻⁴। ये डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, और तब ये सारी बात बताई थी। एक और उसने एक्सपेरिमेंट किया था दूसरा, एक इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे भी अभी। जो उसने कैथोड रे ट्यूब बताई थी उनको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। दूसरा उसने जो एक और एक्सपेरिमेंट किया, तब उसने बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट किया गया, E/m एक रेशो था। E क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। इसकी वैल्यू से कैलकुलेट किया गया एक इलेक्ट्रॉन का मास। किस तरह से उसने जो सर जे थॉमसन ने चेक किया था, E/m रेशो से। उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उसको जो रिजल्ट मिला, उसको रेशो मिला, E/m रेशो। E/m रेशो से उसने मास कैलकुलेट किया एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करके उसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया, तो ये आया। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास आया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आप सोच सकते हो काफी भारी है, 3-4 लोग भी नहीं मिलके उठा सकते हैं। सच मत समझ लेना मेरी बात को, ना के बराबर ये नेग्लेजेबल है, बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। मास इसका ये समझ लो कि है ही नहीं। जो E/m रेशो कैलकुलेट किया गया, चार्ज ओवर मास कैलकुलेट किया गया था, ये उसने एक कैथोड रे ट्यूब से किया था। और एक तरीका यूज किया उसने, कैथोड रेज। इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट को। रेज जा रही हैं कैथोड, उसने बीच में मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। यहां मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट हुआ मतलब अपना पाथ इसने चेंज कर दिया। उस पाथ चेंज करने के मेजरमेंट से कि पाथ कितना चेंज हुआ, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की तो कितना ज्यादा पाथ चेंज हुआ, इस बात से उसने अंदाजा लगाया कि E/m कितना होता है। मतलब क्या आइडिया था उसके पास। E/m रेशो थोड़ा सा सोच के देखो एक बार, ये पॉइंट तो कर ही लेंगे हम, लेकिन जो उस टाइम पर जे थॉमसन ने सोचा था, वो क्या सोचा था। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हूं कोई, और अभी फिलहाल इसका स्विच ऑफ रखता हूं, मतलब फिलहाल कोई फील्ड नहीं, और मैं यहां एक बॉल थ्रो करता हूं, तो ये बॉल थ्रो हो जाएगी। मान लो ये मैग्नेट है। अब मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मान लो इस पर चार्ज नेगेटिव है, मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ को मूव करेगी।
पॉजिटिव की तरफ को रन कर जाएगी। पॉजिटिव की तरफ को जब ये रन करेगी तो इसके पाथ में ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव इस नेगेटिव को। ये इधर से मैंने थ्रो कर रखा है इसको। अगर बहुत धीमे से थ्रो किया तो यहीं जाके चिपक जाएगी ये, लेकिन अगर तेज थ्रो किया थोड़ा सा तो कुछ डेविएट हो जाएगी इसके खिंचने की वजह से। इसका ये डेविएशन कितना हुआ, ये यहां स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन पर जा करके ये डिटेक्ट हो जाएगी। सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस हम पता कर लेंगे। ये ज्यादा डेविएशन हुआ या डेविएशन कम हुआ, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। ये इसके मास पर भी डिपेंड करता है, नंबर 1। ये इसके चार्ज पर भी डिपेंड करता है, जो मैं चार्ज ले रहा हूं यहां। और ये इसकी अपनी स्पीड पर, काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है डेविएशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है डेविएशन, ये डिस्टेंस। तो उसने कुछ कैलकुलेशन की ऐसी जिसकी वजह से E/m निकाल लिया। E/m जो कैलकुलेट किया उसने, E/m एक ऐसी वैल्यू थी जिससे उसको ये आइडिया लगा बाद में चल के कि मास कितना होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, चार्ज कितना होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर। E/m रेशो निकालने का थोड़ा सा एक क्लू दिया मैंने इसको। थोड़ा अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और आगे हम चल करके पढ़ेंगे। तो ये जो E/m वैल्यू इसने निकाली थी, ये कैलकुलेट की थी इसने -1.7588 into 10 to the raise 8 कोलम। ये E/m वैल्यू कैलकुलेट की, -1.7588 into 10 to the raise 8 कोलम। ये कैलकुलेशन अपने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने किया था। एक तो ये एक्सपेरिमेंट था जो कि इंपॉर्टेंट था, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने। मिलिकन ने अलग एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन ने तो क्या बता दिया, E/m बता दिया, E/m की वैल्यू बता दी। E/m की वैल्यू कितनी बताई, -1.75 इंटू 10 to the raise 8 कोलम। अब मिलिकन ने आगे क्या किया, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर यह बताया कि चार्ज कितना होता है। मिलिकन ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया, एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जो जे थॉमसन ने किया। दूसरा मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ये अलग एक्सपेरिमेंट था। ये काम इन्होंने दोनों अलग अलग किए थे। इसने अलग से ई बताया, यानी इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ये अपने आप में दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल पर चार्ज, या दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है ये। इससे छोटा चार्ज कहीं नहीं पाया जाता, जो मिलिकन ने बताया था। मिलिकन ने जब एक्सपेरिमेंट किया अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें जब मेजरमेंट किया तो -1.6022 इंटू 10 to the raise -19 कोलम्ब चार्ज आया एक इलेक्ट्रॉन पर। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उसको पता चल गया, E/m रेशो पता चल था, तो E/m में E की वैल्यू यहां पर रख दी गई, तो m पता चल गया कि कितना था। E/m इज इक्वल टू -1.75 इंटू 10 to the raise 8।
ई की वैल्यू मिलिकन ने जो निकाली वो थॉमसन ने ला करके यहां पर रखी, और रखने के बाद इसको मास पता चल गया कि मास कितना था, वही अभी जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इस तरह से इन 2 या 3 एक्सपेरिमेंट को क्लब करके अंदाजा लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, मास कितना। ये दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे। कैथोड रे ट्यूब, नंबर 2 ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो किया था वो मिलिकन ने किया था, रॉबर्ट ए मिलिकन। और इससे पहले, इससे 3, 4, 5 साल पहले जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उसने E/M रेशो पता चला लिया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था सर जे थॉमसन ने, ये एक्सपेरिमेंट, ये तो चार्ज बताया इसने मिलिकन ने। ये जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट था। ये 2 प्लेट्स हैं यहां पर, इसको सिंपल करके भी हम करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ट्यूब थी वो कुछ इस तरीके की ट्यूब थी, सिंपल थी बहुत। यहां पर एक इलेक्ट्रोड, ये हाई वोल्टेज क्रिएट किया गया। हाई वोल्टेज क्रिएट करने पर यहां से रेज निकल करके मूव कर गई, होल्स कर दिए इसने, यहां इसमें पार निकल गई। जब ये पार निकल गई, मोमेंटम था क्योंकि स्पीड थी। पार निकलने के बाद यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट किए गए। तो ये एक ही बार में नहीं, अलग अलग। एक बार पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया गया तो इस तरह से ये आई। जब कोई भी चार्ज नहीं था यहां, ना तो पॉजिटिव था ना ही नेगेटिव था, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। यहां पर डिटेक्शन हुआ, यहां स्क्रीन लगा रखी है एक, स्क्रीन पर टकराई, टकराने के बाद चमक आ गई स्क्रीन में। स्क्रीन पर कोई केमिकल का एक कोटिंग कर रखा था, जैसे ही रे टकराई उससे वहां चमक पैदा हो गई। तो पता चल गया कि ये रे सीधी जा रही है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये सीधी चली गई। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी बार में क्या किया उसने, दूसरी बार में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने पर इसका डेविएशन एक साइड हुआ। पता कैसे चला, स्क्रीन रखी है, स्क्रीन पर चमक आ गई। फिर तीसरी बार उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दी। मैग्नेटिक फील्ड हटाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसने क्रिएट की तो डेविएशन इस बीम का, रेडिएशन का दूसरी साइड हुआ, ऑपोजिट। पता कैसे चला, जो स्क्रीन रख रखी है, जब उससे जाकर के ये टकराई वहां पर चमक पैदा हो। यहां से उसने कंक्लूजन निकाले और यहां से E/M रेशो कैलकुलेट किया। इनको चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड कम रखी तो कम डेविएशन, ज्यादा रखी तो और ज्यादा डेविएशन, और ज्यादा की तो और ज्यादा डेविएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कम रखी तो कम डेविएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हुए उसने अलग अलग तरीके से ये E/M रेशो किसी तरह से कैलकुलेट किया। और ये कैलकुलेट करने के बाद फिर ये वैल्यू बताई जो हमने लिखी है। ये वैल्यू कितनी आई,
-1.7 इंटू 10⁸ 8 कूलम पर ग्राम, ये जो आई वैल्यू, ये E/m रेशो आया है। ये एक पार्ट अभी मैंने डिस्कस किया। इसके बाद मैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसकी डिटेल पर आऊंगा। ये अभी मैंने जस्ट ब्रीफ किया है आपको कि किस तरह से ये सारा आइडिया चला। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को। यहां तक अगर किसी को कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताओ। मैं माइक ऑन कर रहा हूं, किसी को डाउट है तो पूछो। जो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक ग्लास ट्यूब ली, ये जैसी ये ट्यूब दिखाई गई है यहाँ, मोर और लेस इसी टाइप की ट्यूब थी, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्केच बनाएंगे इसका। ये ट्यूब नहीं हम यूज कर सकते, हम इसका एक स्केच यूज करेंगे। तो कैथोड रेज क्या थी, ये एक स्केच मैंने बनाया। ये वही पहले वाली ट्यूब है, लेकिन उसका एक पोर्शन का स्केच बना दिया। सबसे पहली बात, कुछ चीजें इसमें, पहले कैथोड रे ट्यूब को हम समझेंगे, उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, उसने एक जो ट्यूब ली, ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्यूब थी। इस ट्यूब में प्रेशर बहुत लो रखा गया। एक एक बात काम की है आपकी। लो प्रेशर इसलिए रखा गया ताकि कम मॉलिक्यूल्स हों, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ना हो गैस के। कोई एक गैस उसने फिल की, और जो भी गैस उसने फिल की बहुत कम फिल की, लो प्रेशर रखा गया, हाई प्रेशर नहीं रखा गया। ये पंप की तरफ को, ताकि इसमें वैक्यूम क्रिएट कर सके, यहां से ये सारी गैस बाहर निकलकर और वैक्यूम क्रिएट हो सके या लो प्रेशर क्रिएट हो सके। ये उसने प्लेट्स यूज की दो। इन प्लेट को वायर से जोड़ा और बहुत ज्यादा वोल्टेज उसने क्रिएट किया। 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ऐसी चीज होती है जो वोल्टेज पर डिपेंड करती है। जब हम किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी वायर के जरिए जाएगी। लेकिन अगर दो प्लेट्स के बीच में वोल्टेज बहुत हाई है, तब इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां जाने की कोशिश करती है। इतना हाई वोल्टेज पर क्या होता है, इसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइजेशन कर देगा ये हाई वोल्टेज इन पार्टिकल्स का। आयोनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? आयोनाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है। इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, पॉजिटिव पार्ट अलग हो गया। ये प्रोसेस कहलाता है आयोनाइजेशन। समझो इस बात को। पहले मैंने एक बात आपको बताई कि आयोनाइजेशन किसे कहते हैं। आयोनाइजेशन किसी एटम के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाने को कहते हैं। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अलग निकल करके हट जाता है तो ये प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है। एटम से इलेक्ट्रॉन क्यों हट जाता है?
क्योंकि बाहर से उसको जरूरत से ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है। हाई वोल्टेज होने पर ये इतना हाई वोल्टेज, यहां जो गैस के एटम्स प्रेजेंट हैं इनके इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, आयन बनने का प्रोसेस। इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, जो नेगेटिव पार्टिकल बने हैं अलग, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ को चलना शुरू हो जाते हैं, रन करना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली जो एटम का पॉजिटिव पार्ट बचा, क्योंकि एटम तो टूट गया, उसे हाई वोल्टेज मिला एटम को, हाई वोल्टेज पे ये टूट गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव पार्टिकल में, दो पार्ट में टूट गया। अब यहां ट्यूब में इतने हाई वोल्टेज पर दो पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव किधर दौड़ेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव किधर दौड़ेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इनको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये चल पड़ेंगे, मूव कर जाएंगे। ये इनफैक्ट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे का एक छोटा सा हिस्सा शो किया गया अभी। पूरी ट्यूब तो ये थी, देखो पूरी ट्यूब तो ये थी, इतना हिस्सा शो किया अभी कैथोड रे ट्यूब का। ये स्केच बनाया ना, इतना हिस्सा यहां शो किया, ये वाला। इसके आगे भी है, वो अभी शो नहीं किया। अभी हम समझ रहे हैं, एक छोटा छोटा पार्ट करके अलग अलग समझेंगे, फिर सब चीजों को क्लब कर लेंगे। तो क्या किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, क्या किया गया, एक ट्यूब ली गई जिसमें बहुत लो प्रेशर किया गया। इस लो प्रेशर वाली ट्यूब में हाई वोल्टेज पर दो प्लेट्स को रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग हो गए। नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ को चल पड़े। इस पूरे बीम को जो इकट्ठा होकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ को दौड़ पड़ा है, इन रेज को कहते हैं कैथोड रेज, कैथोड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं का नाम आगे चलकर इलेक्ट्रॉन रख दिया गया था, इन पार्टिकल्स का नाम, जो कि कब बने, हाई वोल्टेज करने पर बन पाए। और हमने लो प्रेशर क्यों रखा, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल एंड जो गैस के पार्टिकल हैं अननेसेसरी ना टकराएं, कम पार्टिकल्स हों, ताकि हम अपने मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाए, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का टकराव ना हो और फर्दर आयोनाइजेशन ना हो। तो इसको जो नाम दिया गया था वो डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको बोला, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसे बोला गया। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वेंट किए गए। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेज एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। लगभग वैक्यूम था, लो प्रेशर का मतलब ये है गैस के कम मॉलिक्यूल थे। और इसको हमने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैसे किया गया ये जब हमने इस ट्यूब में बहुत हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट के आसपास क्रिएट किया दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, तो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को रेज मूव कर गई। इन रेज को हमने बोला कि ये कैथोड रेज हैं। कौन सी रेज की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो रेज है, ये वाली रेज, इन रेज को कहा गया कि ये कैथोड रेज है।
दोबारा से सुनो, बहुत लो प्रेशर पर, बहुत हाई वोल्टेज पर जब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को एक रेज का, पार्टिकल्स का बीम मूव कर गया, तो इस बीम को हमने नाम दिया कैथोड रेज। और कारण मैंने बता दिया। कारण ये इसलिए क्योंकि हाई वोल्टेज पर एटम टूटकर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल में बदल गया। एक पॉजिटिव पार्टिकल, एक नेगेटिव पार्टिकल। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकल में बदल जाने के कारण यहां कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये हम बी पार्ट सोच सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये वही पार्ट है। हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट जब हम इलेक्ट्रोड पर लगाते हैं, तो कुछ इनविजिबल होती है, नजर नहीं आती, सेंस करनी पड़ेगी हमें, सेंसर लगाने पड़ेंगे। मींस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं, उस टाइम पर नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। सेंसर मतलब हमें किसी तरह से इसे देखना पड़ेगा, नजर नहीं आती है रेस। कैसे दिखेंगे अभी मैं बताऊंगा। पीछे हम स्क्रीन लगाएंगे जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड से टकराएगी तो चमक पैदा होगी, तो मतलब कुछ है। कुछ नहीं होता तो चमक पैदा नहीं होती। ना दिखने वाली चीजों को भी तो देखा ही जाता है दुनिया में, इंस्ट्रूमेंट की मदद से और बाकी सारी चीजों की मदद से देखा जाता है। सारी चीजें कहाँ दिखती हैं, उनको सेंस किया जाता है। तो इसी तरह से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को जो रेज चलती हैं, उनको नाम दिया गया कि ये कैथोड रेज हैं। इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, ये जो रेज चलती हैं, रेज जा रही हैं सारी इकट्ठी होकर, शेडो क्रिएट करती हैं। शेडो क्रिएट करती हैं। अगर हम इसके रास्ते में कुछ रख दें यहां, तो यहां से रुक जाएंगी, यहां से पार निकल जाएंगी। इस जहां जहां तक ये है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को ही रखा मैंने, यहां तो रुक जाएगी, लेकिन अगर किनारे से दूसरी वाली साइड से पार निकल जाएगी। तो शेडो क्रिएट करती है एक इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे लाइट शेडो क्रिएट करती है, ऐसे कैथोड रे भी शेडो क्रिएट करती है। लाइट के रास्ते में हम कोई चीज रख देते हैं, लाइट के रास्ते में कोई चीज रखते हैं तो पीछे उसकी शेडो नजर आ जाती है। ऐसे ही जब हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई चीज रखते हैं, तो पीछे स्क्रीन पर उसकी शेडो नजर आ जाती है। ऐसे हम सोच सकते हैं इसको। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया, इस तरह से किया गया। देखो ये वही ट्यूब है, दोबारा से जो पहले वाली ट्यूब है वही ट्यूब चल रही है। ये हाई वोल्टेज लिया, कैथोड रेज निकल गई, यहां से रेज चल रही हैं, ये रेज चल पड़ी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये चल पड़ी है, इस पॉजिटिव की तरफ चली, रन कर रही है ये हाई वोल्टेज की वजह से। यहां मैंने एक ही ऑब्जेक्ट रख दिया इसमें बीच में। ऑब्जेक्ट रखने के बाद यहां एक स्क्रीन रखी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पूरी चमक जाती है स्क्रीन, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है, तो जहां जहां ऑब्जेक्ट है वहां तो रुक गई ये रेज, यहां से क्लियर निकल गई, यहां से कॉर्नर से। तो ये शेडो नजर आनी चाहिए। जैसा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वैसी शेडो इसकी नजर आ जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी हुई इसकी। क्या प्रॉपर्टी है कि जिस पाथ पर ये ट्रेवल कर रही है, उस पाथ में अगर हम कुछ बीच में रख देते हैं, तो पीछे स्क्रीन पर शेडो बन जाना इंडिकेट करता है
कि ये स्ट्रेट पाथ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, यानी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं। ऐसा नहीं कि चलो घूमते घूमते कभी इधर को चल पड़ी है, कभी इधर को, अभी मन किया नहीं इधर को चलते हैं, इधर चलते हैं ऐसा नहीं है। ये सीधी सीधी चलती हैं बस स्ट्रेट। रेडिएशन जैसा भी है, जैसे लाइट रेज चलती है, जैसे साउंड वेव्स चलती हैं। हाँ, टकराएगी तो स्कैटर कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है, वो एक अलग बात है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको इसकी बता दी। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं इसकी, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब है अगर इसके रास्ते में कुछ आ जाएगा तो ये उसको पुश करने की कोशिश करेगी। इसमें एनर्जी है, इसमें पावर है। अगर हम एक छोटा सा व्हील लगा देते हैं इसके पाथ में, ये कैथोड रेज, वही वाली ट्यूब है, ये दोबारा बना दी, वही ट्यूब, सेम ट्यूब है ये रेज निकल रही हैं, यहां से चल पड़ रही है, ये चल पड़ी रेज, ये चल पड़ी, सब इकट्ठे मिलके चल रही। यहां हमने बहुत हल्का सा, एक बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इसमें 10 किलो का कोई व्हील रख दो, बहुत हल्का सा कोई एक व्हील रख दिया और फ्री कर दिया यहाँ से मूव करने के लिए। तो जब ये यहां से टकराएगा तो टकराने पर ये इसको घुमा सकता है, घुमा देगा ये इसको। अगर ये इसको घुमा रहा है, इसका मतलब है इसका मैकेनिकल इफेक्ट हो रहा है। इट मींस इट इज प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है? जैसे हम किसी को पुश करते हैं, किसी को फोर्स अप्लाई करने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल इफेक्ट हो रहा है। तो इनमें पुश करने की पावर है, यानी मटेरियल है ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम बॉल के कहीं दीवार पे तेजी से मारते हैं तो दीवार पर प्रेशर पड़ता है। तो इसी तरह से ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हजारों पार्टिकल जब मिलकर के यहाँ कोलाइड करते हैं तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। दो प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 1, ये शेडो क्रिएट करती है। नंबर 2, ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना क्या इंडिकेट करता है? कि इसमें मास होता है। भाई किसी चीज पे लाइट की, टॉर्च से लाइट डाल दो आप, लाइट जो टॉर्च है, चाहे जितनी तेज रोशनी होगी वो पहिया थोड़ी घुमा देगी। मैकेनिकल इफेक्ट नहीं शो करती रेज। यानी ये इंडिकेट करता है एक्सपेरिमेंट कि ये पार्टिकल बिहेवियर है इसका, मटेरियल पार्ट को इंडिकेट करता है ये। मटेरियल पार्ट को इंडिकेट करने का मतलब कि इसमें मास है। और इससे पहले वाला शेडो क्रिएट कर रहा था, वो इसके इस बिहेवियर को शो कर रहा था कि इसमें कुछ वेव जैसा सा बिहेवियर है, जैसे रेज होती हैं, जैसे लाइट की रेज होती है, कुछ वैसा सा बिहेवियर ये शो कर रहा था। दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैं भी आपसे क्वेश्चन पर भी आऊंगा। जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसके रास्ते में ये कैथोड रेज जा रही हैं, इन कैथोड रेज के रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसको यहां से किसी बैटरी से जोड़ दिया, यहां से लाके अलग से कोई बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ देंगे तो ये कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ को झुक जाएंगी। डिटेक्शन कैसे होगा? यहां स्क्रीन लगाएंगे हम। जाना चाहिए था ये सीधी चल रही है, पहले साबित हो चुका था कि ये स्ट्रेट पाथ पर चलती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रख दिया तो ये झुक जाएंगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक साइड पर।
पॉजिटिव प्लेट की तरफ को ये झुकती हैं, ये मूव करती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड में भी हम इंपैक्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंपैक्ट आता है, इसलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये तो बड़ा सीधा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर प्लेट यहां इस पोजीशन पर है, ये एक्सेस मान लेता हूं मैं, इसका इमेजिनरी एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस में ये आ रही है रेस, परपेंडिकुलर आ रही है, चले जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल से बनी है, तो ये डेविएट हो जाएगी। कैसे पता चला? स्क्रीन रखी है यहां, उस स्क्रीन में यहां चमक आएगी, यहां नहीं आएगी। अगर ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव हटा देता हूं, स्विच ऑफ कर देता हूं यहां, तो ये स्ट्रेट चमक यहां पर आएगी। फिर क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका डेविएट होना इंडिकेट करता है, बताता है कि इन रेज पर कोई चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज है। यहां से हमें पता चल गया कि इन रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनको रेज बोलने की जगह मैं पार्टिकल भी बोल सकता हूं, क्योंकि इनमें मास होता है। कैसे पता चला? इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट से, जिसमें ये व्हील को घुमा पा रहा था, वहां से पता चला कि इनमें पार्टिकल्स भी होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, एंड वो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन है। आगे चल करके उनका नाम रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया गया। तो ये वही एक्सपेरिमेंट हमने उसी ट्यूब में अलग फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। ये वही ट्यूब है, सेम एक छोटी सी ट्यूब जो करते आ रहे हैं। उसी ट्यूब में हमने क्या किया, ये वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये पॉजिटिव वाला है, यहां होल कर दिया हमने, और ये ताकि सीधी निकल सके, इस प्लेट में होल करने पर सीधी निकल गई। अब हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव की तरफ को मुड़ गई। पॉजिटिव की तरफ को मुड़ना इंडिकेट करता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये एक कंक्लूसिव बात यहां पर निकलती है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट तो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे, और एडिशनल भी बहुत सारे किए गए। कैथोड रे ट्यूब में हमने और एक्सपेरिमेंट किया, अगर इनको पार्टिकल्स को, कैथोड रेज को बहुत हैवी मेटल पर, टंगस्टन एक मेटल होता है, ये मेटल का सिंबल है डब्लू, टंगस्टन बोलते हैं इसको। ये बहुत हार्ड मेटल होता है। जब टंगस्टन मेटल पर इसको कोलाइड करना अलाउ कर देते हैं, जब ये जाकर के कोलाइड करता है टंगस्टन मेटल पर, तो कोलाइड करने पर एक्स रे निकलती है। ये वही वाली एक्स रेज हैं जो एक्स रे हम मेडिकल फील्ड में, जो मेडिकोज हैं, वो यूज कर रहे होते हैं। कहीं किसी के फ्रैक्चर हो जाए, या कहीं कोई जो, अगर कहीं किसी जॉ का, या कहीं ऑर्थोडोंटिक्स जो होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो एक्सरे वगैरह यूज करते हैं। ये वही वाली एक्सरे की बात हो रही है। मशीन होती है, आपने कभी देखा होगा, किसी को जरूरत ना पड़े मैं कहता हूँ, लेकिन अगर कहीं सुना हुआ आपने कि किसी का एक्सरे हुआ है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है, तो एक्सरे किया जाता है, उससे एक इमेज मिल जाती है। ये वही वाली एक्सरे है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड रेज जब किसी हैवी मेटल के साथ, हार्ड मेटल के साथ, हैवी भी नहीं बोलना चाहिए, हार्ड मेटल बोलना चाहिए, हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन,
के साथ जब ये टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो एक्स-रे बन जाती हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरे भी इनफैक्ट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे भी इलेक्ट्रॉन ही होती हैं। और जो हम जहाँ जैसे कभी एयरपोर्ट वगैरह पे क्रॉस होते हैं, तो वो सामान जो हमारा चेक होता है मशीन में, वो भी एक्सरे ही होता है सारा। उसमें देख लेते हैं, वो और ज्यादा पावर की होती है। ह्यूमन वाला जो एक्सरे होता है वो तो बड़ा कंट्रोल्ड होता है, मेजर्ड होता है। जो लगेज वगैरह जब चेक किया जाता है तो उसमें तो बहुत पावरफुल एक्सरेज होती है, तो वो मेटल को भी पार कर जाती है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको, इसके अलावा नंबर 4, कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं अगर टंगस्टन मेटल पर या कॉपर मेटल पर या हार्ड मेटल पर कोलाइड करती है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, अगर ये कहीं किसी फॉयल को रास्ते में रख दिया, मैंने पतली फॉयल रास्ते में रख दी, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल हम रास्ते में रख देते हैं, वही जैसे फूड वाली फॉयल कुछ लोग यूज करते हैं, जैसे जब आप स्कूल जाते थे तो टिफिन में कई बार एल्यूमिनियम फॉयल, तो वैसी फॉयल अगर कभी रास्ते में रख दी जाती है, थिन मेटल फॉयल, तो जब ये इसके रास्ते में रख दी जाती है तो ये पार तो निकल जाती है, लेकिन इसको हीट अप कर देती है। मैकेनिकल इफेक्ट है ना, हीट अप कर देगी, गर्म हो जाएगी ये बड़ी तेज। ये भी मैकेनिकल इफेक्ट है इसका, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्योंकि जब ये टकराएगी मॉलिक्यूल से, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया कि ये हीट अप हो जाएगी सारी। तो एक इसकी प्रॉपर्टी क्या निकली कि ये हीटिंग इफेक्ट पोजेस करती है। इसके अलावा जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर कोलाइड करती है, एक्सरे आ रही है, जिंक सल्फाइड पे टकरा गई है, तो टकराने पर यहां पर चमक पैदा होती है, शाइनिंग होती है एकदम से। जहां जहां पर ये टकराएगी वहां वहां पर ग्लो होगा। तो हम इसे कैसे डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट करने का तरीका होता है, इसके बीच में रास्ते में हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन रख देते हैं। जिंक सल्फाइड की अपनी क्वालिटी होती है, वो कैथोड रेज से इंटरेक्शन करके चमक पैदा करता है। और ये जो फॉइल्स होती हैं, पतली फॉइल, उनको ये पेनिट्रेट करके पार निकल जाती। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऊपर ये वाली जो बात है डिस्कस की है अभी। कैथोड रे पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स। गोल्ड की होती है जैसे फॉइल, और सिल्वर की फॉइल होती है। सिल्वर फॉइल कुछ लोग जैसे स्वीट्स वगैरह होती हैं उस पर के ऊपर भी बर्फी वगैरह जो होती है उस पर फॉइल लगी रहती है, वो सिल्वर की फॉइल होती है। तो सिल्वर बिल्कुल पतली सी फॉइल, उसमें कोई ये पार निकल जाती है। जिंक सल्फाइड प्लेट के अलावा एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उस पर केमिकल लगा होता है, हाइपो सोल्यूशन वगैरह लगा होता है, उसे फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। उसको ब्लैक कर देती है ये, उससे कोलाइड करती है, उसमें केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस कर देती, इनिशिएट कर देती है, उसका केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। सिल्वर का एक कंपाउंड होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं उसे हम। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर पुराने टाइम में होती थी जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चलते थे, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब ये टकरा जाती है तो इस फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती है, यानी उसका केमिकल रिएक्शन इनिशिएट कर देती है। ये हैं प्रॉपर्टीज जो हमने कैथोड रेज की डिस्कस की है। और जो ओरिजिनल कैथोड रे यूज की थी वो ये वाली है, जो आज की डेट में भी अभी इंग्लैंड में ये रखी हुई है म्यूजियम में। ये कैथोड रे यूज किया था सबसे पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, या कैथोड रे ट्यूब जो सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी, ये वाली ओरिजिनल है जो आज तक रखी हुई। ये वायर लाने के लिए,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, होल कर दिया तो ये पार निकल गई, ये मैग्नेट रखे हुए हैं, ये प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के लिए। ये यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी ताकि डेविएशन पता चल जाए कितना डेविएशन हुआ, ये मेजरमेंट यहाँ पर किए गए। तो ये आइडिया मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट का दिया। आज की क्लास में हम इतना करेंगे, किसी का जो जो डाउट है अब आप डाउट मेरे से पूछ लो।